हाँ, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि मेरे देश में हार्ट से रिलेटेड सर्जरी एंजियोप्लास्टी 55% फर्जी आंकड़ा है। मेरे देश में बच्चेदानी निकालने का काम 60 से 70% तक फर्जी है। मेरे देश में ऑपरेशन को लेकर हर अस्पताल का एक नियम है कि मरीज आ गया, अब अगर उसमें सर्जरी की ज़रा भी गुंजाइश है, भले ही वो दवाई से ठीक हो सकता हो, पहले तो सर्जरी कर दो उसकी, क्योंकि सर्जरी हो गई, एक पलंग ब्लॉक हो गया 10 दिन के लिए, सर्जरी हो गई, सबके पूरे बिल बनना चालू हो गए, सर्जरी हो गई, दवाइयाँ लगना चालू हो गई। आज एक मरीज में जिसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, आप मानेंगे नहीं रवीन जी, 1.5 2 लाख रुपए रोज़ की एंटीबायोटिक उसमें ठोपी जा रही है, जिसका कोई काम नहीं है। ये कितना बड़ा है। मेडिकल सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, बिल्कुल कोलैप्स हो रहा है, मेडिकल सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो रहा है। पूरी ताकत से कह रहा हूँ, मेडिकल सिस्टम डिग्री कॉलेज जैसा बन के खड़ा हो गया है मेरे देश में। क्योंकि पहले हम काम करते थे तो हम मरीजों का बहुत सा काम क्लिनिकल आधार पे करते थे, उनकी डायग्नोसिस करके करते थे, और इन्वेस्टिगेशन के तौर पे हमारे पास क्या होता था, एक सादा एक्सरे, एक हीमोग्लोबिन की जाँच, एक शुगर की जाँच, इस पर हम बड़ी बड़ी कैंसर सर्जरी कर लेते थे, बड़े बड़े पेट की सर्जरी कर लेते थे हम। आज आप जाइए तो पहले तो पूरी इन्वेस्टिगेशन लिख दी जाएंगी, क्लिनिकल साइंस तो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाया किसको है? ढोर डॉक्टरों को, व्यापम में, आरक्षण में। जब ये ढोर डॉक्टर पढ़ के सामने बैठे होंगे तो वो इलाज किस चीज़ का करेंगे? वो इलाज तो सिर्फ रिपोर्ट का करेंगे, जो रिपोर्ट सामने आएगी। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। क्या वाकई भारत का मेडिकल सिस्टम कोलैप्स होने वाला है? क्या ये बात सही है कि भारत में जितने भी ऑपरेशन हो रहे हैं, जितनी सर्जरी हो रही हैं, वो आधी सर्जरी गलत हैं, मतलब गलत तरीके से की जा रही हैं, अनावश्यक रूप से की जा रही हैं? क्या ये सही है कि पूरा मेडिकल सिस्टम कॉरपोरेट के हाथ में चला गया है और डॉक्टरों को टारगेट दिया जा रहा है? क्या ये सही है कि अच्छे वाले जो मरीज हैं, जिनको बहुत कम समस्या है, उसकी समस्याएं बढ़ाई जा रही हैं, गंभीर बीमारी बताकर उनको एडमिट किया जा रहा है और एक तरह से उनको लूटपाट मचा रखी है? इन तमाम सारे सवालों के जवाब लेने के लिए आज मैं आया हूं डॉक्टर भुवनेश गर्ग साहब के पास कि क्या वाकई भारत का मेडिकल सिस्टम किस दिशा में जा रहा है। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ दिन से एक वीडियो ज़बरदस्त वायरल हो रही है जिसपे ये कहा जा रहा है कि 2016 में ही भारत के पार्लियामेंट की एक कमेटी ने ये रिपोर्ट दी है कि मेडिकल सिस्टम भारत का बहुत जल्दी कोलैप्स हो जाएगा। उसका कारण यह है कि जितनी मेडिकल सर्विसेज हैं वो ज़्यादातर कॉरपोरेट के हाथ में चली जा रही हैं। डॉक्टर्स को टारगेट दिए जा रहे हैं, जो बड़े बड़े कॉरपोरेट घराने के जो मेडिकल हॉस्पिटल्स वगैरह हैं, उनके डॉक्टर्स को ऊंची सैलरी दी जा रही है तो टारगेट भी दिया जा रहा है। यदि 2 महीने डॉक्टर टारगेट पूरे नहीं करते तो पहले वार्निंग देते हैं, फिर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं या हटाते हैं, जो भी करते हैं। दूसरी एक बड़ी बात यह है, जो बहुत गंभीर बात है, कि क्या वास्तव में भारत में लगभग 45 से 55% जो ऑपरेशन है, सर्जरी है, वो फॉल्स हो रही हैं, अनावश्यक हो रही हैं? क्या ये सत्य है डॉक्टर साहब? तो इन तमाम सारे मुद्दों पे मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को सही जानकारी दें कि वास्तव में ये बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है या ये कुछ हकीकत है इस तरह की। नहीं रवीन जी, इसमें बहुत सीधे से कैलकुलेशन हमको समझने होंगे कि पिछले 25 साल में आखिर ऐसे क्या परिवर्तन हुए कि डॉक्टरी विधा में जो हिंदुस्तान का मेडिकल सिस्टम है, जो बहुत दुनिया भर में सक्षम और कर्मठ और एक ईमानदार सिस्टम माना जाता था, उसमें ये बिगाड़ क्यों आया? तो हमें इसके लिए बिंदुवार चीज़ों पे जाना पड़ेगा। ये बिगाड़ सिर्फ डॉक्टरों की तरफ से नहीं आया, ये पूरे सामाजिक पतन का एक अंतिम पायदान है, मैं ऐसा मानता हूँ। और अंतिम पायदान में 2002 से कह रहा हूँ कि अब पूरा भारत का मेडिकल सिस्टम एक डिग्री कॉलेज के पैटर्न पे चला गया। और कालांतर में हमने वही सब देखा कि व्यापम में किस तरह से सीटें बेची गई, या आज किस तरह से सीटें बेची जा रही हैं, या आज किस तरह से नीट के या दूसरे एग्ज़ाम्स में पर्चे बिक रहे हैं, और किस तरह से लोगों को। और इसमें बिगाड़ तो सबसे पहले आरक्षण की वजह से शुरू हुआ। उसी वजह से तो योग्य को ना मिलना और अयोग्य को डॉक्टरी का। देखिए, मेडिकल साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपके पास ब्रेन का होना या सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है। आज हम उस व्यवस्था को अब चैलेंज तो नहीं कर सकते, आरक्षण तो अपनी जगह पर है, लेकिन आरक्षण के साथ साथ व्यापम और सीट बेचने वाली प्रथा में, मतलब जिसमें अयोग्य भी पैसा देके डॉक्टर बन सकता है, इसके बहुत सारे काम होंगे कि जिनका अस्पताल है उनको डॉक्टर बनाना है, या जिनको जो भी चीज़ है। तो एक सिस्टम का बिगाड़ पूरी तरह से सामाजिक तौर पर आया। अब दूसरा बिगाड़ क्या हुआ कि जिस तरह से अमेरिका में आज मेडिकल सिस्टम कोलैप्स है पूरी तरह से, क्योंकि नेशनल इंश्योरेंस उनके यहाँ पर लागू है।
नेशनल इंश्योरेंस में डॉक्टरों की मिलीभगत और इंश्योरेंस कंपनी की मिलीभगत से वो क्या करते हैं कि प्रोसीजर को, कॉस्ट को, इन्वेस्टिगेशन को 2500 गुना कर लेते हैं, क्योंकि उनको तो इंश्योरेंस से पैसा मिल जाना। ये सब आपस में खेल चलता है, बड़े बड़े नेता उनके अंदर। आप देखोगे कि अभी हमने देखा था जब कोविड में हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन की बात हुई थी, तो जब हम कह रहे थे कि ये दवा काम नहीं करेगी, लेकिन उनका राष्ट्रपति चिल्ला रहा था कि हमको दवा मिल गई है, और वो बाद में फर्जी हुआ। अमेरिका में यूएस एफडीए आज भी बहुत सक्षम तरीके से दवाइयों के बनाने या किसी भी चीज़ को परमिट करने के ऊपर बहुत सख्ती से कार्रवाई करता है। वहाँ अनर्गल दवाइयाँ ना बनती हैं ना बिकती हैं। वो तो इवन हमारे देश से जो दवाइयाँ वहाँ जाती हैं उनके लिए भी सर्वे करने जाते हैं, और उनको अगर रोकना होता है तो रोक देते हैं। लेकिन हमारे देश में तो 1500 रुपये दे के आप सर्टिफिकेट ले लो, जो चाहे वो दवा आप बना के बेचो। उसमें कचरा है, उसमें मिट्टी है, उसमें चूना है, उसमें कोयला है, कोई देखने वाला नहीं है। इंजेक्शन आप बना के बेचो, उसमें पानी है कि दवा है, कोई देखने वाला नहीं है। ये फ्यूरियस, मतलब जिनको एक फेक मेडिसिन का जो है, आप देख रहे हो लगातार बड़े बड़े छापे पड़ रहे हैं, फेक मेडिसिन निकल के आ रही हैं। डॉक्टर साहब, बेसिकल जो मेरा सवाल है, बेसिक सवाल है, पूरा जवाब आज मैं शुरुआत वहाँ से करना चाहता हूँ कि क्या मेडिकल सिस्टम कोलैप्स होने के कगार पे है, एक प्रश्न मेरा। और दूसरा, जो सर्जरी हो रही है आज मैं उस पर फोकस करना चाहता हूँ कि सर्जरी वाकई जो एक अलग बताई जा रही है कि कैंसर की सर्जरी 48% गलत है, हार्ट की सर्जरी लगभग 50% गलत है, और इस तरह की जो सर्जरियाँ, नी की सर्जरी गलत है। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि क्यों बिगाड़ हुए। अब बिगाड़ हुए तो जो बड़े बड़े कारपोरेट हॉस्पिटल आपने खोल दिए, जिसमें करोड़ों रुपए की लागत लग गई है, और वो बड़े बड़े डॉक्टरों को लेकर अपने यहाँ बैठे हैं, तो जो हमारा फैमिली डॉक्टर था वो सिस्टम खत्म हो गया। अब ये बड़े जो हाथी हैं, इनका सीधा सा काम है कि जो मरीज आया है, भले ही उसमें 10,000 रुपये का काम हो, उसको 5 लाख रुपये पे खींचना है, उसकी जेब के अनुसार उसके वो काम करना है। वहाँ पे जो आपने बिल्कुल एक सिस्टम की बात हम अगर करें तो वहाँ बाकायदा टारगेट दिए जाते हैं, और उन टारगेट के हिसाब से काम होते हैं। जो डॉक्टर टारगेट पूरा नहीं करता उसको लात पड़ जाती है। तो यहाँ तो सिस्टम है कि आप जाँचें कराइए, आप अनर्गल जांचें कराइए, आप मरीज को अनर्गल दवाइयाँ लिखिए, क्योंकि हर हॉस्पिटल के पास अपना एक मेडिकल दवाइयों का सेंटर है, वो वहीं से दवा मिलेगी, कहीं और से नहीं मिलेगी। हमने तो दवाइयों पे ये तक कहा है कि फर्जी दवा कंपनियां फर्जी दवाइयाँ बना के इनके यहाँ पर रखती हैं, जिसमें पानी होता है, और वो हज़ारों रुपये में बेची जाती। तो ये बहुत सिस्टम है। कह रहे हैं कि बड़े अस्पतालों में जो दवाइयाँ हैं वो फर्जी हैं, उनमें पानी बेचा जा रहा है। बहुत मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं तो कितनी जगहों पर इन चीज़ों को डॉक्यूमेंट कर चुका हूँ कि किस तरह से सिस्टम चल रहा है। आज मरीज आता है और अगर वो कहता है कि साहब अच्छे से अच्छा इलाज करिए, तो ये इलाज चालू हो जाता है कि उसमें जांचें भी हो जाएंगी, उसमें इंजेक्शन भी लगने लग जाएंगे, जिनकी कीमतें 10,000, 20,000, 50,000 है, लेकिन उसमें दवा है नहीं। डॉक्टर साहब, आपकी बहुत कॉन्फ्रेंस वगैरह होती हैं और आप जाते हैं वहाँ, पर्चे भी पढ़ते हैं, जो लोग रिसर्च करके आते हैं वो अपनी अपनी बातें शेयर करते हैं, वहाँ ये सब चीज़ें नहीं आती क्या? वहाँ डिस्कस नहीं होता है कि मेडिकल सिस्टम किस दिशा में जा रहा है? देखिए क्या हो गया है कि आप इसके आगे चलेंगे तो ये तो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल को मैंने कहा कि एक सिस्टम कमर्शियल खड़ा हो गया, तो जितनी कॉन्फ्रेंसेज होती हैं वहाँ भी तो कमर्शियल सिस्टम है ना। सारी दवा कंपनियाँ स्पॉन्सर कर रही हैं। किस डॉक्टर की हिम्मत है कि उनके खिलाफ कोई आर्टिकल बोल दे या छाप दे? हमारे सारे आर्टिकल जो नैसर्गिक आर्टिकल हैं, जो हमने शोध किए, उसमें हम डायबिटीज़ में बिना दवाइयों के मरीज को ठीक रख पा रहे हैं। डायबिटीज़ की गैंग्रीन में जहाँ हर 15 सेकंड पे दुनिया में पैर कट रहा है, हम हर उस पैर को बचा पा रहे हैं जो हमारे पास आ रहा है। ये कितना बड़ा शोध है, लेकिन इसको स्थान नहीं मिल रहा क्योंकि ये किसी दवा कंपनी से प्रायोजित नहीं है। अब जो आपने बात की कि क्या मेरे देश में फर्जी सर्जरियाँ हो रही हैं, हाँ, मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ डंके की चोट पर कह रहा हूँ कि मेरे देश में हार्ट से रिलेटेड सर्जरी, एंजियोप्लास्टी 55% फर्जी आंकड़ा है। मेरे देश में बच्चेदानी निकालने का काम 60 से 70% तक फर्जी है। मेरे देश में ऑपरेशन को लेकर हर अस्पताल का एक नियम है कि मरीज आ गया, अब अगर उसमें सर्जरी की ज़रा भी गुंजाइश है, भले ही वो दवाई से ठीक हो सकता हो, पहले तो सर्जरी कर दो उसकी, क्योंकि सर्जरी हो गई, एक पलंग ब्लॉक हो गया 10 दिन के लिए, सर्जरी हो गई, सबके पूरे बिल बनना चालू हो गए, सर्जरी हो गई, दवाइयाँ लगना चालू हो गई। आज एक मरीज में जिसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत नहीं है, आप मानेंगे नहीं रवीन जी, 1.5 2 लाख रुपए रोज़ की एंटीबायोटिक उसमें ठोपी जा रही है, जिसका कोई काम नहीं है। ये कितना बड़ा है। मेडिकल सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, बिल्कुल कोलैप्स हो रहा है। मेडिकल सिस्टम बिल्कुल कोलैप्स हो रहा है, पूरी ताकत से कह रहा हूँ। मेडिकल सिस्टम डिग्री अस्पताल, डिग्री कॉलेज जैसा बन के खड़ा हो गया है मेरे देश में। क्योंकि पहले हम काम करते थे तो हम मरीजों का बहुत सा काम क्लिनिकल आधार पे करते थे, उनकी डायग्नोसिस करके करते थे, और इन्वेस्टिगेशन के तौर पे हमारे पास क्या होता था, एक सादा एक्सरे, एक हीमोग्लोबिन की जाँच, एक शुगर की जाँच, इस पर हम बड़ी बड़ी कैंसर सर्जरी कर लेते थे, बड़े बड़े पेट की सर्जरी कर लेते थे हम। आज आप जाइए तो पहले तो पूरी इन्वेस्टिगेशन लिख दी जाएंगी
क्लिनिकल सेंस तो खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि आपने पढ़ाया किसको है? ढोर डॉक्टरों को, व्यापम में, आरक्षण में। जब ये ढोर डॉक्टर पढ़ के सामने बैठे होंगे तो वो इलाज किस चीज़ का करेंगे? वो इलाज तो सिर्फ रिपोर्ट का करेंगे, जो रिपोर्ट सामने आएगी। आप डॉक्टर हो के डॉक्टरों को ढोर कह रहे हैं? नहीं, ढोर डॉक्टर तो है ना, जिन लोगों में योग्यता नहीं है मैं उसको ढोर में ही रखता हूँ और बहुत खुले में रखता हूँ। जो योग्य हैं मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनका सम्मान होना चाहिए। और जो योग्य डॉक्टर हैं आज उन्होंने कमर कस रखी है। डॉक्टर साहब, कई योग्य डॉक्टर केवल तनख्वाह के लिए, अपने टारगेट पूरा करने के लिए ये जो पाप कर रहे हैं, आप क्या ये जो पाप है, फर्जी सर्जरी का, जो फॉल्स सर्जरी का जो पाप है, वो ढोर डॉक्टर थोड़ी कर रहे हैं, पढ़े लिखे डॉक्टर भी कर रहे हैं। देखिए रवीन जी, अगर कोई फॉल्स सर्जरी कर रहा है तो उसके पीछे बहुत सीधा सा कारण है कि उसको या तो टारगेट दिया गया या उसकी आत्मा मर चुकी। यहाँ मैं बहुत सीधी सी बात कहता हूँ, आपने फैमिली डॉक्टर को जिंदा कब रखा? अगर आपने फैमिली डॉक्टर को जिंदा रखा हो, आज मैं मरीजों को इस जंजाल से कैसे निकालेंगे मैं उसकी भी बात करता हूँ कि अगर आपके पास फैमिली डॉक्टर है, वो आपको 50 जगह से बचा के रखेगा, वो लूटने से बचा के रखेगा, वो आपके घर की एक एक चीज़ को समझता होगा, जानता होगा। तो मैं सबसे कहता हूँ कि अपने पड़ोस में, अपने मोहल्ले में, अपने आसपास रहने वाले एक ऐसे डॉक्टर को जो आपका मित्र बन सके, जो आपको सही सलाह दे सके, उसके साथ रहिए। और आपको कोई भी सलाह दी जाती है कि आपको ये सर्जरी कराना है, आप बिना वो पर्ची लिए 2 और डॉक्टरों के पास जाइए, सिर्फ परामर्श शुल्क लगेगा। अगर 3 के 3 डॉक्टर कहते हैं कि हाँ ये सर्जरी होना चाहिए, तब तो आप सर्जरी कराइए। अगर 3 में से एक भी कहता है नहीं करना है तो उस डॉक्टर को फॉलो करिए, अपने आप ये कॉकस टूटेगा। आज आपको एंटीबायोटिक लिखी गई है, आप डॉक्टर से पूछिए ना कि इसमें पस कल्चर में आपने कल्चर कराया क्या, आप एंटीबायोटिक क्यों देना चाहते हो? और उसने अगर कल्चर कराया, अपने यहाँ पर कराया, आप एक कल्चर बाहर और करा लीजिए, अपने आप सामने क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी एंटीबायोटिक लगना है, फिर वो एंटीबायोटिक लीजिए। हमारे सारे मरीज बिना एंटीबायोटिक के क्यों ठीक हो रहे हैं? क्योंकि आपका शरीर ठीक करता है अंदर से। जब आप एंटीबायोटिक देते हैं तो शरीर को एंटीबायोटिक से भी लड़ना पड़ता है। जख्म के बैक्टीरिया से तो लड़ ही रहा है, वो एंटीबायोटिक से भी लड़ रहा है। और इसलिए आप देखते होंगे मेरे पास ना एमआर होता है, ना मेरे पास कोई फार्मा स्टोर है, ना मेरे बगल में कोई फार्मा स्टोर चल पाता है। डॉक्टर साहब, एक बड़ी बात ये हम जो देखने में मिली है पिछले 10-15 साल में, कि पहले डॉक्टर्स खुद अपने अस्पताल बनाया करते थे और वहाँ इलाज करते थे और हर तरह का इलाज मिल जाता था। आज स्थिति ये है कि ये जो बड़े हॉस्पिटल वो सारे बड़े बड़े कारपोरेट के हाथ में हैं और ये कारपोरेट जो है ना, वो अपने मैनेजमेंट में डॉक्टरों को नहीं रख रहा है, एमबीए किए हुए स्टूडेंट्स को रख रहा है और उनका एकमात्र जो उद्देश्य है वो लोगों का इलाज करना और सेवा करना नहीं है। उनका एकमात्र उद्देश्य 2 को 4, 4 को 6 करने का है। तो ये कारपोरेट इसके लिए कितना जिम्मेदार है? देखिए, कारपोरेट अस्पतालों के अगर हम नाम लें तो हम मणिपाल से शुरू करेंगे, हम अपोलो रेड्डी साहब के पास चलेंगे, हम वेदांता त्रियान साहब के पास चलेंगे। रविंद्र जी, मैंने तीनों जगहों को देखा हुआ है, त्रियान के साथ तो मैं काम कर चुका हूँ। ये कमर्शियल सेक्टर आज नहीं आया, ये कमर्शियल सेक्टर बहुत समय से आया। जब ये दिल्ली, बम्बई और साउथ में आया तो बाकी जगहों के लोगों को भी लगा कि हम भी कर सकते हैं। आज धन्ना सेठों के पास पैसा है, वो बड़े बड़े सेंटर खड़े कर सकते हैं, उन्होंने सेंटर खड़े कर दिए। वही सेंटरों के ऊपर अब एक सिस्टम कायम हो गया कि आपको 1.5 लाख रुपए की तनख्वाह दी जा रही है। आप योग्य हैं कि अयोग्य हैं उससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि आपके पास डिग्री है। अब आपको ये टारगेट दिया है कि आप रोज़ सुबह से राउंड लगाइए और इन मरीजों में आप रोज़ इतनी तो जांचें लिख दीजिए, इतनी दवाइयाँ लिख दीजिए। मैं तो एक बहुत बड़े मेडिकल कॉलेज का, जिसको कोविड का अकेला सेंटर बोला गया था, उसमें एक फॉरेंसिक वाला डॉक्टर पूरे मरीजों के अस्पताल के इलाज लिखता था। फॉरेंसिक वाला मरे हुए लोगों का पोस्टमार्टम करने वाला जिंदा लोगों का इलाज कैसे लिख सकता है, पर वो लिखता था। मैं नाम नहीं लेना चाहता, चीज़ें सामने हैं, सबके साथ चीज़ें हैं। लेकिन क्या होता है कि जब ये सिस्टम का कॉकस बन जाता है, इसको माफिया कहते हैं, ये माफिया जब बन जाता है तो ये देखता है कि कौन है विसिल ब्लोअर, कौन है नक्कार खाने में तूती बजाने वाला, भुवनेश्वर गर्ग, उसकी एसएससी करो। और हम 20 साल से यही झेल रहे हैं। इतने सारे इनोवेशंस के बावजूद भी हमको आगे क्यों नहीं रास्ता मिल रहा? क्योंकि ये माफिया इतनी ताकत के साथ लगा हुआ है। मैं फिर कहता हूँ कि ये सारा माफिया, जिसमें पुलिस है, जिसमें नेता हैं, जिसमें बड़े बड़े डॉक्टर हैं, ये पूरी ताकत लगा के चलते हैं कि कैसे इस चीज़ को रोक के रखा जाए। तो ये चीज़ कैसे सुधरेगी? ये चीज़ सुधर सकती है जबकि ये कोई सिस्टम इसके ऊपर कायम हो। सिस्टम कैसे कायम होगा कि आज आपने सर्जरी की, आप आज को बच्चेदानी निकालना है, आपके पास कोड आएगा, वो 3 डॉक्टरों के पास जाएगा, तीनों डॉक्टरों की ओपिनियन है निकालने की, निकाल दीजिए, नहीं है तो नहीं निकालिए। एक सर्जरी होना है, 3 डॉक्टरों के पास कोड जाएगा। यदि तीनों डॉक्टर उसी हॉस्पिटल में हैं और तीनों को टारगेट है, कोड अलग लग जाएगा ना। आज आप करते हो, आपके पास आता है ना, एक एड्रेस आ जाता है कि यहाँ चले जाइए। आपके शहर में आप जब इनरोलमेंट पे लेंगे डॉक्टरों को, देखिए यहाँ बहुत सीधी सी बात है, आज आपने डॉक्टरों को कोई सपोर्ट नहीं दिया, कोई समर्थन नहीं दिया। आज एक जज के सामने बैठा मुंशी पैसे लेता है रिश्वत के, ओपनली बात है। आज एक व्यवस्था में
आदेश पारित हुआ है कि वकीलों के खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन नहीं लगेगा, पर कंज्यूमर प्रोटेक्शन की कितनी सख्त जरूरत है वकीलों के लिए। लेकिन जो मेडिकल साइंस में जहां हमको इंस्टेंट काम करना है, हमारे पास 10 सेकंड भी नहीं होते मरीज का निर्णय लेने में कि ये क्या करना है, इमरजेंसी में, रोड साइड एक्सीडेंट में, वहाँ कंज्यूमर हमारे सामने खड़ा हुआ है। तो जिस चीज़ को हमें समर्थन देना चाहिए था, जिन डॉक्टरों को हमें समर्थन देना चाहिए, जिनको हमको भरपेट तनख्वाह देनी चाहिए, क्यों आज एक आप IAS IPS को 2.5 लाख रुपये तनख्वाह दे रहे हैं, लेकिन आप डॉक्टर को संविदा पे 25,000 रुपये में रखना चाह रहे हैं? क्यों आज एक डॉक्टर को जिसके खिलाफ आपको कोई कार्रवाई नहीं होने देना चाहिए थी? राजस्थान में एक बहुत ग्रामीण अंचल में एक बहुत काबिल गायनेकोलॉजिस्ट, डॉक्टर साहब, जब आपको संरक्षण नहीं है तब आप इतनी लूट मचा रहे हैं। आपसे मेरा मतलब उन डॉक्टरों से है जो फर्जी सर्जरी कर रहे हैं। संरक्षण मिल गया तो एक लगता है कि फिर बहुत बड़ा डकैती होने लगेगी। संरक्षण को मैं ये नहीं कह रहा कि डकैती को संरक्षण देना, संरक्षण को मुझे ये कहना है कि वो ग्रामीण अंचल की गायनेकोलॉजिस्ट ने एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड केस में उस महिला को, जो वो पहले से खराब स्थिति में थी, उसको बचाने की कोशिश की, उसको थाने से इतने पैसे दे दो नहीं तो गिरफ्तार करके ले जाएंगे, उस गायनेकोलॉजिस्ट ने सुसाइड कर लिया। ये संरक्षण की बात है कि आप काम कर रहे हो, आप कारपोरेट में नहीं हो, आप ग्रामीण क्षेत्रों में काम कर रहे हो। तलाश बड़ी मुश्किल हो जाएगी ना, तय करना मुश्किल है। ग्रामीण क्षेत्रों में कोई सक्षम आदमी बैठा, आप उसको संरक्षण दीजिए ना। वहाँ पे दादागिरी गुंडागर्दी क्यों होगी? वहाँ पे मीडिया का लोग क्यों, वहाँ पे नेताओं के लोग क्यों जाके उसको हड़काएंगे या हरासमेंट करेंगे? उसकी सुनवाई तुरंत हो जाए, मैं समझता हूँ कि बहुत कुछ चीज़ें ठीक होने लगेंगी। आज आदमी डरता क्यों है? आज मैं क्यों अस्पताल नहीं खोलना चाहता? मुझे मालूम है कि अस्पताल खोलूंगा 25 सीट चालू हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, अभी जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसपे मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसमें एक बात का उल्लेख है कि पार्लियामेंट्री कमेटी ने 2016 में रिपोर्ट दी है। क्या इसकी कोई जानकारी आपको है? और क्या पार्लियामेंट से कोई ऐसा कानून बनाया जा सकता है कि लोगों की वास्तव में स्वास्थ्य सेवाएं हों बजाय स्वास्थ्य वसूली? देखिए, ये सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, ये बिल्कुल ठीक बात है, और इसमें कोई सुधार की मैं दूर दूर तक गुंजाइश इसलिए नहीं देखता कि जैसे मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया कि आयुष्मान कार्ड बनवा दिया, लेकिन आप उस आयुष्मान कार्ड की हकीकत जानिए। जब तक वो आयुष्मान केंद्र वाले लोग अस्पताल से अपना हिस्सा नहीं ले लेंगे तब तक उसका बिल पास नहीं करते। नतीजा, काम रुका रह जाता है, नतीजा आगे के मरीजों को काम नहीं मिलता। या अगर कहीं पर सांठ गांठ है तो उसका 5 लाख का बजट है तो वो 2500 चीज़ें दिखा के 5 लाख रुपए पहले जब्त कर लेंगे। तो हमारे पास कितने ऐसे पेशेंट है, एक कैंसर की बहुत गरीब पेशेंट मेरे पास आ रही है जिसका काम होना चाहिए, पर मैं मजबूर हूँ, उसके पास कुछ भी नहीं है, ना पैसा है ना कुछ है, मैं कैसे तो भी उसका काम करवा रहा हूँ। तो संकट क्या है कि 2500 योजनाएं बना के दे दिए, पर वो सिस्टम तो वही करप्ट बैठा है ना। कानून बन सकता है क्या? कानून बिल्कुल बन सकता है अगर सरकार की तरफ से ये व्यवस्था बन जाए कि किसी भी मरीज को जाना है तो अपने मोहल्ले के फैमिली डॉक्टर के पास जाना है, वो फैमिली डॉक्टर ये डिसाइड करे। ये तो आप सैद्धांतिक बात बता रहे हो, मैं कह रहा हूँ क्या संसद कोई कानून बना सकती है? बिल्कुल बना सकती है, संसद के पास पूरे अधिकार है कानून बनाने के, लेकिन कानून बनाएंगे किस चीज़ का? कारपोरेट अस्पताल तो वो, मेडिकल कॉलेज तो वो धड़ल्ले से खोलते चले जा रहे हैं, फैकल्टी उनके पास है नहीं, तो डॉक्टर कहाँ से आएगा? डॉक्टर वही बन के पढ़ रहा है जो या तो सीट खरीद के आया या आरक्षण से आया या जो भी सिस्टम से आया। क्या डॉक्टर साहब, जो फर्जी सर्जरी डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं या कर रहे हैं, फर्जी सर्जरी कर रहे हैं, इन्हें क्या कोई सजा नहीं मिल सकती? कोई ऐसा कानून नहीं है देश में कि इनको सजा मिले जो फर्जी कर रहे हैं, और ये यदि सिद्ध हो जाएगी फर्जी, आवश्यकता नहीं थी सर्जरी? देखो, फर्जी को स्थापित करना पड़ेगा। फर्जी कैसे स्थापित होगा? मैं आपको एक किस्सा बहुत शॉर्ट में बताता हूँ, बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो। मेरे एक बहुत बड़े रिश्तेदार का लुधियाना से मेरे पास उनकी माँ का फ़ोन आया कि भैया बेटे को ऑफिस में चक्कर आ गया और वो तो उसको लेके आए, तो उसकी एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी की बात कर रहे हैं। तो मैंने कहा भाई उसको होगा कुछ? तो बोले नहीं। तो मैंने कहा अच्छा बात कराओ मेरी। तो मैंने उससे बात की तो उसने कहा नहीं जीजा जी मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैंने कहा भाई डॉक्टर से बात कराओ, तो डॉक्टर बात करने को तैयार नहीं, बल्कि जो एंजियोग्राफी 3 बजे होने वाली थी उसको उन्होंने 11 बजे प्रीपोन कर लिया कि डॉक्टर का फ़ोन आ गया। हमने उसको कहा कि तुम सेकंड ओपिनियन ले सकते हो? उसने कहा ले सकता हूँ। मैंने कहा कौन से? बोले PGI चंडीगढ़। मैंने कहा तुरंत जाओ PGI चंडीगढ़। PGI चंडीगढ़ गए, उन्होंने कहा कुछ नहीं है, दवाइयाँ खाइए, मस्त रही, आज 20 साल हो रहे हैं। तो फर्जी तो स्थापित हो गया ना। पर किसी ने कुछ काम किया क्या उसके अगेंस्ट? कुछ नहीं। क्या होता है कि आज कितने लोगों को ये सलाह उपलब्ध है, ये भुवनेश्वर का एक फैमिली डॉक्टर था, इसके लिए ऐसा कोई कानून हो ना, हम जाएं तो जाए कहाँ? चलिए मैं कह रहा हूँ मेरे साथ ये घटना हो गई जो आप बता रहे हैं, मैं कहाँ जाऊँ? थाना सुनवाई नहीं है थाने में। मैंने नहीं, आप पहले अपना स्वास्थ्य देखिए।
आपको कोई सलाह दी गई, मेरा कहना मैंने भी कोई सलाह दी, आप 2 और डॉक्टरों से सलाह लीजिए, इसमें कोई बुराई नहीं। मतलब इंसान को जागरूक होना पड़ेगा, कानून आपके लिए नहीं है देश। कानून बनाने का मादा देश के किसी भी उसके पास नहीं है, क्योंकि कानून बनाने का मादा होता तो ये इलेक्ट्रो होम्योपैथी, आरएमपी, या जो ये फर्जी कॉलेजों पे नर्सिंग कॉलेज चल रहे हैं, या जो ये जितने कॉलेज में टेंट हाउस से साल में 2 बार व्यवस्था आती है। आखिरी सवाल मेरा ये है कि इसके लिए जन जागरण कैसे किया जा सकता है, लोगों को कैसे जगाया जा सकता है? मैं तो कर ही रहा हूँ अपने चैनल से। मुझसे जितनी ताकत बन सकती है मैं पूरी ताकत से पूरा विरोध दर्ज करा रहा हूँ कि फर्जी एंटीबायोटिक मत दो, फर्जी दवाइयाँ मत दो, जो जरूरी है वो सर्जरी करो, मरीज की जेब के हिसाब से काम मत करो, आपकी मरीज का जो, क्योंकि आप जहाँ पैसे के पीछे भागना चालू करते हो मरीज का कबाड़ा होना चालू हो जाता है। तो मैं मरीजों को खासतौर से जितने भी जिनके पास पैसा है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप किसी भी अस्पताल में जाते हैं तो ये मत कहिए अच्छे से अच्छा इलाज करो, अच्छे से अच्छी दवाई दो, जहां आपने 2 बातें कहीं वहां मीटर चालू हो जाते हैं। आपके पास कोई सलाह दी गई कि आपको सर्जरी करानी है, एंजियोप्लास्टी करानी है, आप 2 डॉक्टरों से सलाह ले लीजिए और उनसे लीजिए जो सरकारी अच्छे बड़े अस्पतालों में अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। आपको ऐसे बहुत डॉक्टर मिलेंगे, ढेर डॉक्टर मिलेंगे जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं, जो दबाव में नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी, आज उन्होंने बहुत 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 महत्वपूर्ण जानकारी दी है और एक तरह से आपको जगाने का काम किया है। तमाम सारे दर्शक जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं निवेदन करूंगा भुवनेश गर्ग जी का आज का ये कार्यक्रम इसलिए आपको पूरा देखना चाहिए। डॉक्टर साहब का कहना है कि वाकई इस समय देश का मेडिकल सिस्टम क्लॉप्स होने के कगार पर है, हो ही चुका है लगभग। जिस तरह डॉक्टरों को टारगेट दिया जा रहा है, जिस तरह 2 चीज़ें डॉक्टर साहब ने आज रेखांकित की है। पहली ये कि हमारे तमाम सारे जो हॉस्पिटल हैं वो कॉरपोरेट के हाथ पहुंच गए हैं, जिनका उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। और दूसरा उनका ये कहना है कि जिस तरह के मेडिकल क्लेम्स हैं इस समय हमारे यहाँ, जो कंपनियों का जाल बिछ गया है, उन कंपनियों और हॉस्पिटल्स की जो मिली भगत है वो कहीं ना कहीं मरीजों का एक बहुत बड़ा नुकसान कर रही है। जहाँ आवश्यकता नहीं है वहाँ पर सर्जरी की जा रही है, अनावश्यक आपको एंटीबायोटिक दी जा रही हैं। तो आज डॉक्टर साहब ने जो जगाने का काम किया है, मैं लगातार डॉक्टर भुवनेश गर्ग को अपने चैनल पे इसलिए लेके आता हूँ कि एकमात्र डॉक्टर है कम से कम मध्य प्रदेश में, भोपाल में डॉक्टर हैं जो साफ बोलते हैं और तमाम सारी बुराइयों को लेकर भी इस समय बड़ा स्पष्ट लोगों को, आपको, हम सबको जगाने का काम कर रहे हैं। उम्मीद है कि इस पूरे प्रोग्राम को आप पूरा देखेंगे। डॉक्टर भुवनेश गर्ग जी का आज मैं मोबाइल नंबर भी अभी आज डिस्प्ले कर रहा हूं, यदि कोई आवश्यक सलाह आपको लेनी है तो आप भुवनेश गर्ग साहब से सलाह भी ले सकते हैं। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए तो आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।